लेक्चर इस वेक्टर वाले चैप्टर का। याद कीजिए लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे कि वेक्टर का एडिशन नॉर्मल एडिशन ही ये थोड़ा सा अलग से ऐड हो रहा था। वेक्टर किस तरह से ऐड हो रहा था उसका कुछ रूल था, 3 रूल था। एक लॉ ऑफ ट्रायंगल, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, एक लॉ ऑफ पॉलीगन, जहां पे वेक्टर को जोड़ने का रूल सीखे थे। उसी में थोड़ा सा आगे अगर बात करें तो याद कीजिए लास्ट क्लास में जो जोड़ने वाला बात सीखे थे, वेक्टर का जो सम सीखे थे वो डायग्राम से सीखे थे कि अगर कहीं वेक्टर अगर डायग्राम में दिखा है अथवा से पूछा जाए कि वेक्टर का सम कितना और किधर होगा, वो सीखे थे लेकिन डायग्राम से। आज उसी को सीखेंगे नॉमेरिकली। नॉमेरिकली कहने का मतलब कि जो वेक्टर अभी तक डायग्राम में दिखाया जा रहा था, अब अगर उस वेक्टर का कुछ नॉमेरिकल वैल्यू दे दे कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10-20 कुछ होगा, डायरेक्शन दैट इज एंगल दे दे नॉमेरिकली, तो रिलेट करना चाह रहे हैं कि वेक्टर को जोड़ने के बाद नॉमेरिकली हमको कितना मिलेगा, विच इज रिलेट करना चाह रहे हैं रिजल्टेंट दो वेक्टर का सम मैग्नीट्यूड वाइज कितना मिलेगा। डायग्राम से सीखे थे लेकिन अब उसको नॉमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज सीखना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना मिलेगा। मान के चल रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी 2 वेक्टर, मान रहे हैं कि ए और बी कोई 2 वेक्टर है, अब दोनों के बीच कुछ एंगल है। मान ले रहे हैं कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में कहीं होगा और बी भी दूसरा वेक्टर कहीं होगा। अब दोनों के बीच कुछ एंगल कुछ होगा, मान ले रहे हैं थीटा। ए और बी 2 वेक्टर, दोनों के बीच कुछ एंगल, जिसमें यह मान के चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है कुछ होगा 10-5 नॉमेरिकल। अभी ए और बी मान के चल रहे हैं, 2 वेक्टर ए और बी जिसका मैग्नीट्यूड दिया है, दोनों के बीच एंगल डायरेक्शन दिया है, रिलेट करना चाह रहा है कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा नॉमेरिकली। पहले याद कीजिए थोड़ा सा, पहले इसको डायग्राम से जोड़ते हैं फिर नॉमेरिकली जोड़ने का बात करेंगे। पढ़े थे कि 2 वेक्टर तीनों मेथड से जोड़ सकते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल से, लॉ ऑफ पॉलीगन से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, जिससे सहूलियत। अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर यूज करें तो याद कीजिए पढ़े थे कि अगर ए और बी अगर 2 वेक्टर, दोनों के बीच कुछ एंगल, अगर इस ए और बी को एडजेसेंट साइड मान के अगर एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, उस ए और बी को एडजेसेंट साइड मान के अगर एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, पैरेललोग्राम का मतलब कि आमने सामने वाला इक्वल और पैरेलल, आमने सामने वाला इक्वल और पैरेलल। अगर आमने सामने वाला इक्वल और पैरेलल है तो इसको बी लिख रहे हैं तो जरूरत पड़ेगा तो इसको भी बी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कि अगर ए और बी अगर एडजेसेंट साइड, दोनों के बीच अगर एंगल थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट था, दोनों का जो सम था, इसी पॉइंट से दूर जाता हुआ जो डायगोनल होगा, इसी पॉइंट से दूर जाता हुआ जो डायगोनल होगा, वही उसका रिजल्टेंट विच ए प्लस बी बताएगा। जिसको आप चाहें तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सीख सकते हैं, नहीं तो लॉ ऑफ ट्रायंगल से भी सीख सकते हैं। क्या था लॉ ऑफ ट्रायंगल कि ए और बी अगर एडजेसेंट साइड एक ही ऑर्डर में, तो ये जो तीसरा साइड ट्रायंगल का होगा वो ए प्लस बी बताएगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल से भी सोच सकते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, कहीं से भी सोचिए रिजल्टेंट वही आएगा। डायगोनल रिजल्टेंट बताने का मतलब यह था कि अगर ए इधर है, इसका मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वही इसका लेंथ है। हियर इसका जो मैग्नीट्यूड है वही इसका लेंथ है, मतलब इस OA का लेंथ का बात कीजिएगा तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है। अगर बी इधर है, इसका मतलब यह था कि जितना इसका लेंथ होगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, वही इस OB का, इस OB का लेंथ होगा। ए इधर है तो इसका वैल्यू इसका लेंथ, बी इधर है तो इसका वैल्यू इसका लेंथ। तो क्या कीजिए, वेक्टर को जब लाइन से रिप्रेजेंट करते थे
तो उस लाइन का जो लेंथ होता था वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाता था, या इसका जो मैग्नीट्यूड था वही इस लाइन का लेंथ कहलाता था। और रिजल्टेंट अगर ये है, इसका मतलब ये था कि अगर हम इसका लेंथ निकाल लें, उस ओसी का लेंथ निकाल लें, तो वही इस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज रिजल्टेंट, जिसको आप चाहें तो r से लिख सकते हैं। मतलब अगर इसका लेंथ निकाल ले, रिजल्टेंट इधर बता रहा है, इसका मतलब कि अगर इसका लेंथ निकाल ले तो वही रिजल्टेंट, कि इस दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हमको न्यूमेरिकली मिलेगा। ए इधर है, बी इधर है, रिजल्टेंट इस साइड का मतलब कि जितना इस लाइन का लेंथ होगा वही इस रिजल्टेंट का वैल्यू होगा, यही तो निकालना चाह रहे हैं। मतलब मिला जुला के क्वेश्चन यहां पे ये है कि इस ए और बी का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। इस रिजल्टेंट निकालने में अगर इस लाइन का लेंथ निकाल ले, हमको मिल जाएगा कि रिजल्टेंट कितना है। जैसे अगर गौर से देखें कि अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करके अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये परपेंडिकुलर तब कहलाएगा जब वहां का 90 बनेगा। अगर ये पैरेलल था पैरेललोग्राम बनने में, तो ये पैरेलल तभी होगा जब ये वाला थीटा है, ये वाला भी थीटा है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं कोई परपेंडिकुलर पॉइंट एम है, कहीं होगा परपेंडिकुलर। इन अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल अगर एएमसी में अगर बात करें, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के बगल वाला बेस, अगर cos थीटा रिलेट करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का मतलब डिस्टेंस AM और हाइपोटेनस का मतलब डिस्टेंस AC। जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस डिस्टेंस AM का वैल्यू, इस डिस्टेंस AM का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में AC cos थीटा, इस AC का जो मैग्नीट्यूड था अगर ये वेक्टर B, इसका मतलब इस लाइन का लेंथ इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और अगर 90 के सामने हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड अगर B है, तो जिधर एंगल मालूम उधर cos थीटा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा B cos थीटा। आप प्रॉपर देख सकते हैं। अब उसी तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा लगाइएगा तो यह आ जाएगा बी साइन थीटा। आप निकाल सकते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा है, उसी तरह से साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस अरेंज कीजिए। ऐसे भी ये एक रूल ध्यान में रखिएगा, ये आपको हमेशा काम देगा कि 90 के सामने हाइपोटेनस, जिधर एंगल मालूम उधर बेस, इस बेस का वैल्यू h cos थीटा होगा और इस परपेंडिकुलर का वैल्यू h sin थीटा होगा। आप चाहे तो प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा sin थीटा यूज कर सकते हैं। ये फिजिक्स में हमको हमेशा जरूरत पड़ेगा कि 90 के सामने हाइपोटेनस, जिधर एंगल मालूम उधर बेस, दैट इक्वल टू h cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं मालूम दैट इज परपेंडिकुलर, p बराबर h sin थीटा। 90 के सामने हाइपोटेनस अगर इसका वैल्यू b था, b के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो जिधर एंगल मालूम उधर b cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं मालूम परपेंडिकुलर, b sin थीटा। लेकिन हमको इसका लेंथ नहीं चाहिए, हमको इसका लेंथ नहीं चाहिए, हमको इस रिजल्टेंट, इस OC का लेंथ चाहिए। ऑल्सो अगर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बात करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर OMC अगर बात करें, देखो था, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें उस OMC में, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल OMC में अगर बात करें तो ये हाइपोटेनस 90 के सामने मेरे को चाहिए रिजल्टेंट
का वैल्यू चाहिए विच इज ए प्लस बी बता रहा था, दैट इज इक्वल टू ये मेरा ओसी लेंथ चाहिए। ओसी मतलब ये हाइपोटेनस चाहिए, दैट इक्वल टू आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने ये हाइपोटेनस जिसका अगर लेंथ निकाल लें वही उस रिजल्टेंट का वैल्यू हो। अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का मतलब था, आप देख सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 के सामने हाइपोटेनस, ये वाला परपेंडिकुलर MC का होल स्क्वायर, अब बेस का मतलब OM का होल स्क्वायर। जहां से रिलेट करें तो अंडर रूट MC, ये वाला डिस्टेंस निकाले थे, ये वाला डिस्टेंस था B sin थीटा, OM डिस्टेंस यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस में याद कीजिए कि अगर ये वेक्टर A है तो इसका लेंथ था इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड A इसका B cos थीटा, जो टोटल आएगा A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस, इसका लेंथ मेरे को चाहिए था जो रिजल्टेंट का वैल्यू बता रहा था कि इस ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा जो हम निकालना चाह रहे हैं। इसका लेंथ निकालने के लिए दिस लेंथ का स्क्वायर का ओवरऑल थोड़ा सा अगर ब्रैकेट तोड़े तो आप देख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab, b की जगह b cos थीटा। थोड़ा सा इसको और अरेंज कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब कॉमन निकालेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकल के बच जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा, जो कि पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, दैट इक्वल टू रिलेट करना चाह रहे थे न्यूमेरिकल कि लास्ट क्लास में हम सीख रहे थे कि अगर ए वेक्टर डायग्राम वाइज दिखा है, बी वेक्टर डायग्राम वाइज दिखा है, तो दोनों का सम किधर होगा, वो डायग्राम से सीखे थे लास्ट क्लास में। दोनों का सम किधर होगा डायग्राम से सीखे थे, उसी को न्यूमेरिकली सीखना चाह रहे हैं कि अगर इस ए का अगर न्यूमेरिकली 10 20 अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, बी का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, दोनों के बीच कुछ एंगल दिया है, तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। अगली बार इतना करने के बजाय डायरेक्ट एक फॉर्मूला के रूप में आप यूज कीजिए इसको कि दो वेक्टर ए और बी अगर जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे ए इज पहले वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड, बी इज दूसरे वेक्टर का वैल्यू, और साथ में अगर दोनों के बीच अगर एंगल पता है कि ए और बी जो दो वेक्टर था दोनों कितना एंगल पे है रिजल्टेंट, दो वेक्टर का सम इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच एंगल कितना है। जितने अलग अलग एंगल से जोड़िएगा, जितना अलग अलग एंगल पे वेक्टर को रखिएगा, रिजल्टेंट दोनों के जोड़ने के बाद हमको उतना अलग अलग मिलेगा। मतलब बोल सकते हैं कि दो वेक्टर का सम इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है। हाँ, इसी में कभी कभी जरूरत पड़ता है कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है। कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि उस दो वेक्टर जिसको आप जोड़ना चाह रहे हैं, जिसका वैल्यू एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कभी कभी पूछा जाता है कि कितने एंगल पे जोड़े या किस तरह से जोड़े कि जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट है वो सबसे ज्यादा मिले। रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम, किसका, उस दो वेक्टर जिसको जोड़ना चाह रहे हैं, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एंगल कितना है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस तरह से जोड़े कि रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम जोड़ें
तो जो मिलेगा चाह रहे हैं इस तरह से जोड़ना कि रिजल्टेंट सबसे ज्यादा मिलेगा। रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जिस पे डिपेंड कर रहा है, इस कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम होगा जब उस कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो एंगल जो डालना है डाल के देख लीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब दो वेक्टर को जोड़ेंगे, रिजल्टेंट इस कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा था, सबसे ज्यादा होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होता है कब, जब एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा था, 0 डिग्री का मतलब अगर दोनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब cos थीटा मैक्सिमम। cos थीटा मैक्सिमम तब होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब होता है दैट इज वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। 0 डिग्री का मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, कोई एंगल नहीं। अब उस समय जब वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा, विथ सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा, तो रिजल्टेंट इतना था, 0 डिग्री पे जोड़ रहा था तो मैक्सिमम मिल रहा था, कितना मिल रहा था, तो उस रिजल्टेंट का वैल्यू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह पे हुआ। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यह रूट है, मतलब उस मैक्सिमम रिजल्टेंट जो बात कीजिएगा a प्लस बी के बराबर। जो कि पढ़े भी हैं, एक आध एग्जांपल से समझने का भी कोशिश किए थे कि अगर किसी पार्टिकल पे 10 न्यूटन, उसी पे एक और फोर्स 10 न्यूटन अगर उसी डायरेक्शन में लगे तो टोटल कितना होगा, तो 10 प्लस 10 20। वही अगर सेम डायरेक्शन के लगने के वजह अगर पीछे लगता तो 10 और 10 कैंसिल होके कितना हो जाता है, 0। वेक्टर का सम इस बात पे डिपेंड करता है कि एंगल कितना है। जितने अलग अलग एंगल पे जोड़ेंगे रिजल्टेंट उतना अलग अलग, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। 0 डिग्री पे जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद हमको सबसे ज्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा, तो सिंपली ऐड हो जाएगा। सिंपली ऐड तब, ध्यान दीजिए, स्केलर हमेशा सिंपली ऐड होता है नंबर की तरह से। ये ऐड होके सीधा हो रहा है, लेकिन तब जब 0 डिग्री पे अलग अलग एंगल पे वेक्टर जब एक्ट करेगा, लगेगा किसी पार्टिकल पे, तो उसका रिजल्टेंट अलग अलग होगा। तो ये तो एक कंडीशन में बात की कि मैक्सिमम कब होगा, और भी इसमें पढ़ना है अलग अलग कंडीशन में, लेकिन जगह नहीं है। पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए पहले। तो अभी एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए कि अगर ए और बी, अगर दो वेक्टर, दोनों को अगर थीटा एंगल पर रखें तो रिजल्टेंट बीच में कहीं जा रहा था, एक पैरेललोग्राम बना रहे थे, ये डायगोनल बता रहा था कि रिजल्टेंट किधर जाएगा, डायगोनल रिजल्टेंट बता रहा था, इसका जो लाइन का लेंथ था वही रिजल्टेंट का वैल्यू था। एक फॉर्मूला डेराइव किए, जो आ रहा था रिजल्टेंट √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, विच इज, जितने अलग अलग एंगल पे इस a और b को रखेंगे, जितने अलग अलग एंगल पे इस a और b को रखेंगे, रिजल्टेंट उतना अलग अलग मिलेगा। उसमें सीख है कि जब 0 डिग्री पे रख रहे थे तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा मिल रहा था, कितना मिल रहा था, तो a प्लस बी के बराबर सिंपली ऐड हो रहा था। सिंपली ऐड तब हो रहा था जब 0 डिग्री पे, जितने अलग अलग एंगल पर रखिएगा रिजल्टेंट उतना अलग अलग मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलने का बात किए थे, इसी में कभी कभी पूछा जाता है कि रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा। मैक्सिमम 0 डिग्री पे होगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मिनिमम कब होगा। पढ़े हैं कि रिजल्टेंट दैट इज दोनों का सम
कितना मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है। सबसे कम मिलेगा जब उस कॉस थीटा जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा था उस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम। अब कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो एंगल जो डालना डाल लीजिए, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 होगा, अब कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा। कॉस थीटा -1 होता है कब होता है, 180 डिग्री पे। cos 0 1, अब cos 180 -1, sin cos 90 0, अब cos 270 0। 1 तो -1, 0 तो 0। साइन 0 0 होता है, ठीक अपोजिट में 0 होगा, साइन 180। साइन 90 +1 होता है, साइन 270 ठीक अपोजिट -1 होता है, यह हमेशा जरूरत पड़ेगा। cos थीटा मिनिमम दैट इज -1 कब, जब एंगल 180 डिग्री। 180 का मतलब कि एक वेक्टर आगे है तो दूसरा वेक्टर ठीक उसके पीछे 180 डिग्री पर। दैट इज 180 का मतलब आप बोल सकते हैं दैट इज वेक्टर्स आर इन जब एक वेक्टर आगे एक वेक्टर पीछे ठीक अपोजिट 180 पे अगर लगेगा तो cos थीटा मिनिमम -1 होगा, रिजल्टेंट मिनिमम होगा विथ रिजल्टेंट जो मिनिमम होगा उसका मिनिमम वैल्यू कितना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला था √a² + b² + 2ab cos थीटा। आज जब मिनिमम होने का बात था तब cos थीटा -1, cos थीटा -1 का मतलब a - b का होल स्क्वायर। इसको हटा के लिखिएगा तो a - b के b माइनस है, तो ध्यान रहे स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव स्केलर हो सकता है। वेक्टर को जोड़ेंगे रिजल्टेंट एक वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को जोड़ेंगे रिजल्टेंट एक वेक्टर मिलेगा। अब वेक्टर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, वेक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होता है कि आप आगे पॉजिटिव सोच रहे हैं कि पीछे पॉजिटिव सोच रहे हैं। आगे पॉजिटिव सोचिएगा, जो वेक्टर पीछे लगेगा उसको हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो a - b के b माइनस है तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता है। चाहे a - b लिखे चाहे b - a, ओवरऑल ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, कोई पहले लिख सकता है। जो कि प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स 10 न्यूटन आगे 10 न्यूटन पीछे, जब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा यहां पे कितना आएगा, एक नहीं दो फोर्स लग रहा था, लेकिन रिजल्टेंट कितना लग रहा था, तो 0, a - b के बराबर। जितने अलग अलग एंगल पे उस वेक्टर को जोड़िएगा रिजल्टेंट उतना अलग अलग। मैक्सिमम मिल रहा था a + b 0 डिग्री पे, मिनिमम मिल रहा था a - b के मैग्नीट्यूड के बराबर जब एंगल 180 डिग्री था। इसमें एक और कभी कभी पूछा जाता है कि एट थीटा बराबर 90 डिग्री, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा। 90 डिग्री का मतलब एक वेक्टर आगे तो दूसरा वेक्टर ऊपर। दैट 90 डिग्री का मतलब आप बोल सकते हैं दैट इज 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनना, जिसको कभी कभी हम लोग सिंबल के रूप में इस परपेंडिकुलर को कुछ इस तरह से दिखाएं। दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री, जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको एक और नाम से पुकार सकते हैं, इसको कभी कभी बोलता है राइट एंगल, एक दूसरे से 90 डिग्री। इसको कभी कभी एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। सारे का मतलब एक ही है कि दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे।
जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा तब cos 90 जीरो होता है। अब cos 90 जीरो होने का मतलब ये वाला फैक्टर जीरो होगा, ये फैक्टर जीरो होने का मतलब जो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जनरली तीन हमेशा जरूरत पड़ता है, एक मैक्सिमम ए प्लस बी, मिनिमम ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे होगा तो जो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसा जरूरत पड़े उस हिसाब से न्यूमेरिकली रिलेट कर सकते हैं कि जितने अलग अलग एंगल पे वेक्टर को जोड़ेंगे रिजल्टेंट उतना अलग अलग आएगा, हाँ, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम वैल्यू होगा। अब बाकी के केस में एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। अब बाकी के केस में बीच में कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम तब था जब जीरो डिग्री है, मिनिमम तब था जब 180 डिग्री पे है। दो ही एंगल पॉसिबल है, तो नहीं, बीच में बहुत सारे एंगल पॉसिबल है। मतलब दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम वैल्यू, विच मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो मैक्सिमम ए प्लस बी। मिनिमम वैल्यू कितना, जैसे एक न्यूमेरिकली थोड़ा सा एग्जांपल का बात कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकली एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, बोल रहा है कि किसी पार्टिकल पे 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा है। पूछ रहा है कि कुछ ऑप्शन दिया और बताना है कि उसमें से कौन सा रिजल्टेंट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्टेंट उस 6 न्यूटन 8 न्यूटन। ऑप्शन में बात करें कि अगर पार्टिकल पे जो दो फोर्स लग रहा है, क्या दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या? ऑप्शन में है क्या दोनों के बीच का रिजल्टेंट 1 न्यूटन हो सकता है क्या? ऑप्शन में है क्या दोनों का रिजल्टेंट 2 न्यूटन हो सकता है? चलिए और भी ऑप्शन में ले लेते हैं। 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, एक एग्जांपल ही कंसीडर कर रहा है। बोल रहा है किसी पार्टिकल पे 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का दो फोर्स लग रहा है। पूछ रहा है कि इसमें से बहुत सारा ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उसका रिजल्टेंट होगा। पढ़े हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों के बीच एंगल कितना है। एंगल दे देता तो रिलेट कर सकते थे, लेकिन एंगल नहीं दिया है, फिर भी हम सोच सकते हैं कि जब दो वेक्टर रिजल्टेंट का बात करते हैं a प्लस बी, तो जो उस रिजल्टेंट का वैल्यू था, एक मैक्सिमम वैल्यू था, एक मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, अब मिनिमम कितना, उस a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। यहां पे इस a का वैल्यू अगर 6, अब b का वैल्यू 8, तो इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा कुछ इस तरफ। मतलब रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू 14 न्यूटन, अब मिनिमम वैल्यू कितना, -2 नहीं। वेक्टर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन होता है कि अगर आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, अब वेक्टर अगर पीछे जा रहा है तो उसको आप नेगेटिव दिखाते हैं। वेक्टर का वैल्यू नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर करते हैं। मतलब इस 6 और 8 न्यूटन को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि चाहे जितना एंगल लगाना है लगा लीजिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है 14। अब मिनिमम कितना हो सकता है 2 न्यूटन। 2 न्यूटन मिनिमम, 14 न्यूटन मैक्सिमम का मतलब इस 2 और 14 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो क्या अगर आपसे पूछा जाए कि 0 हो सकता है, तो नहीं, मिनिमम 2 हो सकता है। 6 और 8 को जोड़िएगा तो 2 नहीं हो सकता है क्या, 0 नहीं हो सकता है क्या, 1 हो सकता है क्या? नहीं, मिनिमम कितना हो सकता है 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये 2 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अच्छा 4 भी हो सकता है क्या?
तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 14। अब बाकी के केस में बीच में कुछ भी हो सकता है। बाकी के केस में बीच में कुछ भी होने का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 ये भी हो सकता है, 6 ये भी हो सकता है, 8 ये भी हो सकता है, 10 ये भी हो सकता है, 2 से 14 के बीच कुछ भी हो सकता है। हाँ, 15 नहीं होगा, 1 न्यूटन नहीं होगा, 0 न्यूटन नहीं होगा, उसके रेंज से बाहर है। जितने अलग अलग एंगल पे जोड़िएगा अलग अलग हमको रिजल्टेंट दोनों का सम मिलेगा। मैक्सिमम 14 तक मिल सकता है, मिनिमम 2 तक मिल सकता है, उससे पीछे उससे आगे कभी नहीं मिल सकता है। चाहे जितना एंगल पे वेक्टर जोड़ना है जोड़ लीजिए, आपको रिजल्टेंट 14 से ज्यादा कभी मिल ही नहीं सकता। हाँ, अगर कोई एंगल दे देता कि 2 वेक्टर इतने एंगल पे है तो कोई एक ही वैल्यू आता। अलग अलग एंगल पे जोड़िएगा तो अलग अलग मिलेगा। कहां से कहां तक? तो 2 से 14 के बीच कुछ भी मिल सकता है। हाँ, कोई एक एंगल देता कि इतने एंगल पे लग रहा है तो कोई एक ही वैल्यू होता है। विच आंसर अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं CDEFG। अगर इसी में अगर बोला जाए कि इन एवव क्वेश्चन, अगर इसी वाला क्वेश्चन में इन एवव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर सच दैट इसी में चलिए क्वेश्चन 2 से 14 के बीच कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा कितने एंगल पे एक्ट करेंगे। 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, 14 तक था। पूछा जा रहा है उसी पे क्वेश्चन कि पिछले वाले क्वेश्चन में इस 6 और 8 न्यूटन को कितने एंगल पे ऐड करें कि जो रिजल्टेंट हो वो 10 न्यूटन। कितने एंगल पे उस वेक्टर को जोड़े कि रिजल्टेंट 10 न्यूटन हो। एज जो रिजल्टेंट था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, बोल रहा है कि कितने एंगल पे वेक्टर को ऐड करें कि जो रिजल्टेंट हो, रिजल्टेंट दिया है a दिया है, अब b दिया है, अगर रूट को हटा दे तो ये 10² प्लस 2 × 6 × 8 × cos थीटा। यहां से देख सकते हैं कि ये आ गया 100, ये आ जाएगा 36 प्लस 64 और 8 × 16 96 cos थीटा, जिसमें 100 कटने के बाद 96 cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0। अब cos थीटा कितने एंगल पे? cos थीटा 0 होगा 90 डिग्री पे। मतलब अगर इस दो वेक्टर 6 और 8 न्यूटन को अगर 90 डिग्री पे ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता वो कितना आता? 10 न्यूटन। बोलता कि 8 न्यूटन कितने पे होगा तो रिजल्टेंट के जगह पे 8 डालते हैं। बोलता 6 न्यूटन कितने एंगल पे होगा तो रिजल्टेंट के जगह पे 6 डालते हैं। जैसा पूछा जाता है उस हिसाब से निकालते हैं। चलिए पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, जगह नहीं है। तो एक फॉर्मूला हम लोग डराइव किए कि a और b दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आ रहा था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मन करे तो स्क्वायर करके इसको यूज कर सकते हैं। देख रहे थे कि जितने अलग अलग एंगल पे वेक्टर को जोड़ रहे थे रिजल्टेंट उतना अलग अलग आ रहा था, या अलग अलग रिजल्टेंट लाने के लिए वेक्टर को अलग अलग एंगल पे जोड़ना पड़ेगा। उसी में सीखे कि मैक्सिमम कब मिलेगा, मिनिमम कब मिलेगा, सारा कंडीशन सीखे। एक दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल अगर और बात करें, जैसे यहां पे दिया है, पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है जिसमें से उस दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। एक वेक्टर 4 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर 5 न्यूटन का है। पूछ रहा है कि दोनों वेक्टर का बीच एंगल कितना हो सच दैट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 न्यूटन। बोल रहा है
कि इस दो वेक्टर को जोड़ना है। बोल रहा है कितने एंगल पे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ। बोल रहा है कितने एंगल पे वेक्टर को जोड़ेंगे, जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाए 3। रिजल्टेंट बोल रहा 3 होना है, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5। अब पूछ रहा है दोनों के बीच एंगल कितना। थोड़ा सा स्क्वायर करें 9, ये 16 प्लस 25, ये 40 इंटू कॉस थीटा। पूछ रहा एंगल कितना होगा। इस कॉस थीटा का वैल्यू इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइएगा तो ये -25 डिवाइड बाई 40 नीचे आ जाए। 25, 16, 41 होता है 41। अरेंज कीजिएगा तो आ जाएगा -32/40। 8 से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा -4/। याद कीजिए इस 4/5 का वैल्यू हमको पता है, cos 37 डिग्री 4/5 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लेक्चर शुरुआत में डाला हुआ था वीडियो लेक्चर में। cos 37 4/5 होता है। मतलब अगर ये +4/5 रहता तो ये cos 37 आता, तो जो आंसर लिखते वो 37 लिखते। लेकिन तब लिखते जब ये प्लस में आता, प्लस में नहीं माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब इसको लिखिएगा तो -cos 37, और -cos 37 आने का मतलब थीटा बराबर 37 नहीं होगा। थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो इस माइनस को हमको अंदर करना पड़ेगा। ये माइनस अंदर तब हो सकता है जब इसको cos 180 - 37 लिखे। याद कीजिए थोड़ा सा, 180 पे cos चेंज नहीं होता। 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में cos निगेटिव होने का मतलब 180 हट जाएगा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस cos थीटा को हटा के आप चाहे तो cos 180 - 37 लिख सकते हैं। मतलब cos थीटा बराबर ये आ जाएगा cos 180 - 37 दैट इक्वल टू 143 डिग्री, दैट इज थीटा बराबर 143 डिग्री। अगर ये प्लस रहता तो ये आंसर 37 आता, लेकिन माइनस होने का मतलब उस दो वेक्टर जिसको आप जोड़ना चाह रहे हैं, अगर 143 डिग्री पे जोड़िएगा 4 न्यूटन 5 न्यूटन को, अगर 143 डिग्री पे जोड़िएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, विच इज 3 न्यूटन आपका रिजल्टेंट आएगा। जितने अलग अलग एंगल पे जोड़ेंगे रिजल्टेंट उतना अलग अलग, जितना अलग अलग रिजल्टेंट चाहिए उतना अलग अलग एंगल पे जोड़ना पड़ेगा। यही रिजल्टेंट जो 3 था हो सकता है 4 पूछे 5 पूछे कि रिजल्टेंट 5 हो, जितना बोलेगा उतना बैठा देंगे, उसी तरह से सोचेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा बोल रहा है कि कितने एंगल पे दो वेक्टर को जोड़ा जाए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। अभी न्यूमेरिकली हम लोग 4 5 का बात कर रहे थे, यहां पे न्यूमेरिकली 4 5 के बजाय x और y के टर्म में दिया है। जिसके टर्म में दे दे कोई फर्क नहीं, प्रोसेस वही रहेगा। बोल रहा है कितने एंगल पे इस एक दूसरा वेक्टर, एक x प्लस वाई मैग्नीट्यूड का है, दूसरा x माइनस वाई मैग्नीट्यूड का है। पूछ रहा है कि कितने एंगल पे दोनों को जोड़े, कि जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट हो ये इतना। जिस नंबर के टर्म में देगा तो नंबर के टर्म में, x और y के टर्म में देगा तो x और y के टर्म में। बोल रहा है कितने एंगल पे जोड़े कि रिजल्टेंट इतना, विच √3x² प्लस y², इसका होल स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर, रूट हट गया था स्क्वायर करने के बाद। a² मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, b² मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, a प्लस b इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, 3x² प्लस y², a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, एक बार ब्रैकेट थोड़ा तोड़ लीजिए,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर से अरेंज कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिखिएगा तो ऐसा आएगा इंटू कॉस थीटा जो मेरे को चाहिए। एक प्लस 2xy माइनस 2xy घट गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर से 2x स्क्वायर को इधर लेके आइए और 2y स्क्वायर को इधर लेके आइए, इधर बच रहा था कुछ ऐसा। इसमें से 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच रहा था, और वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच रहा था कुछ इस तरह से। यहाँ पे जितना फैक्टर यहाँ पे उतना ही फैक्टर यहाँ पे हट जाएगा, बच जाएगा 1 बराबर 2 cos थीटा, दैट इज cos थीटा बराबर 1/2 दैट इक्वल टू cos 60 डिग्री 1/2 होता है, दैट इज थीटा बराबर, अगर इस दो वेक्टर को अगर 60 डिग्री पे जोड़े तो रिजल्टेंट इतना होगा। कुछ और एंगल पे जोड़ने का बात होता तो रिजल्टेंट कुछ और आता, या रिजल्टेंट कुछ और देता तो एंगल यहां पे कुछ और देता। तो जिस तरह से आप न्यूमेरिकली 2, 3, 5 के टर्म में बात कर रहे थे, जरूरत पड़े तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के टर्म में बात कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ऐसा, अगर सिंपल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है तो इनवर्स में हम आंसर लिखते हैं, कॉस इनवर्स के टर्म में थीटा को रहने देते हैं, इधर लेके जाते हैं तो इस आंसर को आप ऐसा भी लिख सकते थे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स। हाँ वैल्यू पता है तो बैठा दिए, कुछ और आता था इस तरह से लिखते। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। तो अभी हम लोग सीखे कि ए और बी दो वेक्टर जितने अलग अलग एंगल पे दोनों वेक्टर को रखेंगे तो जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट था उतना अलग अलग मिलेगा। कितना मिलेगा उसका एक फॉर्मूला था, जिसको डायग्राम से रिलेट करने में यह था कि अगर ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में, अगर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट था याद कीजिए क्या था कि ए और बी को एडजेसेंट साइन मान के जब हम पैरेललोग्राम बना रहे थे तो ये जो डायगोनल था ये दोनों का सम दैट इज रिजल्टेंट बता रहा था। इसका जो लेंथ था वो उस रिजल्टेंट का वैल्यू था, वो हम लोग निकालना सीखे कि इस रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालना सीखे। साथ में इसमें एक और चीज पूछता है कि अगर ए वेक्टर इधर है, अगर बी वेक्टर इधर है, रिजल्टेंट इधर आ रहा था, कभी कभी पूछा जाता है इधर आ रहा है तो किधर आ रहा है। किधर का मतलब याद कीजिए, ए और बी के बीच टोटल एंगल थीटा है, रिजल्टेंट इधर जा रहा है, रिजल्टेंट इधर कितने एंगल पे जा रहा है, इससे कितना एंगल बना रहा है। कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्शन, उस ए और बी का जो रिजल्टेंट था जो इधर जा रहा था किधर जा रहा है, 10 डिग्री 20 डिग्री कितने एंगल पे आगे जा रहा है, डायरेक्शन पूछा जाता है। मान के चल रहे हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द एंगल उस रिजल्टेंट का किसके साथ, तो ए के साथ अल्फा अब बी के साथ बीटा, कुछ कहीं जा रहा है। याद कीजिए अगर ये वेक्टर बी था तो इसको ही हम बी वेक्टर से लिख पा रहे थे, इसको एक्सटेंड करके जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे तो ये वाला थीटा था तो ये भी थीटा है। 90 के सामने हाइपोटेनस बी था तो इसको बोल रहे थे बी कॉस थीटा, इसको बोल रहे थे बी साइन थीटा। लेकिन हमको इसका लेंथ नहीं निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, डायरेक्शन निकालना है इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर इस ओ एम सी में बात करें, अगर मेरे को अल्फा चाहिए तो tan अल्फा बराबर देख सकते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर जिसको आप लिख सकते हैं बी साइन थीटा, और जो बेस था ए प्लस बी कॉस थीटा। अगली बार आप चाहें तो एक फॉर्मूला के रूप में सीधा यूज कर सकते हैं
कि ए और बी का रिजल्टेंट इधर है, किधर है, कुछ एंगल पे, कितना एंगल पे, तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। एंगल ए से निकालना है फॉर्मूला में बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर अल्फा निकालने के बजाय अगर बीटा निकालना हो तो देख सकते हैं कि जब ए से निकाल रहा था तो बी साइन थीटा, अगर बी से निकाले तो ए साइन थीटा, बी से ए से निकाल रहे तो बी साइन थीटा, तो बी से निकालेंगे तो ए साइन थीटा बटा ठीक उल्टा। रिजल्टेंट इधर है, जब इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो एंगल हमको अल्फा मिला इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करने के बजाय अगर हम परपेंडिकुलर बी वेक्टर पे ड्रॉ करें तो इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उधर से जब निकालिएगा तो आपको बीटा मिलेगा। लेकिन एक ही चीज को दोबारा करने के वजह सिमिलरिटी से कि रिजल्टेंट इधर था, ए से एंगल बनाने में बी साइन थीटा, तो बी से बनाने में सिमिलरिटी से कि ए से बनाने में बी साइन थीटा, बी से बनाने में ए साइन थीटा, अब बटा ए से बनाने में ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी से बनाने में बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक उल्टा। मतलब जैसा ए से एंगल निकालिएगा वैसा ही बी से नहीं, तो उसी तरह से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो अल्फा निकला, इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा तो बीटा निकलेगा। अभी के लिए आप फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं, मन करे तो प्रूफ करके देखिए कि सर अल्फा निकाले हैं तो उधर से बीटा निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा इसके ऊपर न्यूमेरिकली बात कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि कैन रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर will again be a unit vector? Or if S, find the angle between them. क्वेश्चन है कि क्या दो यूनिट वेक्टर का सम फिर से यूनिट वेक्टर हो सकता है क्या? यूनिट वेक्टर याद है आपको? यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1। तो पूछा जा रहा है कि क्या यह पॉसिबल है कि दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है दोनों को जोड़ेंगे तो क्या फिर से 1 हो सकता है? एज याद कीजिए तो आप पढ़े हैं कि रिजल्टेंट इस बात पे मिलता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितने एंगल पे? एक मैक्सिमम वैल्यू था, एक मिनिमम वैल्यू था। अगर दोनों वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो मैक्सिमम 1 + 1 मिनिमम कितना? मैक्सिमम 2 मिनिमम कितना? मतलब दो यूनिट वेक्टर मतलब 1 1 जोड़ेंगे तो मैक्सिमम 2 मिलेगा, मिनिमम 0 मिलेगा। पूछ रहा है क्या फिर से यूनिट वेक्टर मिल सकता है क्या? तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या फिर से 1 मिल सकता है? मतलब 1 और 1 को जोड़े तो क्या फिर से 1 मिल सकता है? तो हाँ, तो 0 से 2 के बीच कुछ भी हो सकता है। जब 1 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या फिर से 1 नहीं हो सकता है? तो हाँ, 1 हो सकता है। एज आप लिख सकते हैं कि एज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट में बी 1, एक हो सकता है। 0 से 2 के बीच कुछ भी हो सकता था, एक हो सकता है। हेंस आप लिख सकते हैं हेंस रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर will again be a unit vector. वो फिर से एक यूनिट वेक्टर दे सकता है। हाँ, क्वेश्चन इतना ही नहीं था, पूछ रहा था कि अगर ऐसा है, इफ एस फाइंड द एंगल बिटवीन देम। पूछ रहा है कि कितने एंगल पे उस दो यूनिट वेक्टर को जोड़ेंगे तो फिर से हमको यूनिट वेक्टर मिलेगा। एफ एंड रिजल्टेंट जो था √a² + b² + 2ab cos थीटा रिजल्टेंट था। रूट हटा दे
तो रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर इतना था। पूछा जा रहा था कि पहला वेक्टर 1, दूसरा वेक्टर 1, पूछ रहा है कि कितने एंगल पे एक्ट करेगा कि फिर से रिजल्टेंट 1 ही हो जाए, फिर से यूनिट वेक्टर आ जाए। 1 1 कट जाएगा, 1 1 कटने के बाद ये 1 इधर जाएगा, 1 उधर जाने का मतलब cos थीटा बराबर -1/2। 1 कट जाएगा, एक 1 बचेगा, -1/2 cos थीटा बराबर, इसको लिखेगा तो cos माइनस में 60 जाएगा। थोड़ा देर पहले सीखे थे कि इसको हटा के लिखिएगा तो माइनस अंदर कीजिएगा तो 180 - 60 आएगा, दैट इक्वल टू थीटा बराबर 120 डिग्री। मतलब कि पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर था, दूसरा वेक्टर भी यूनिट वेक्टर था, दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट है वो फिर से एक यूनिट वेक्टर था। कब? जब एंगल कितना हो 120 डिग्री। इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि रिजल्टेंट इधर है, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि कितने एंगल पे है। लेट अल्फा बी एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए इधर 1, बी इधर 1, रिजल्टेंट भी 1। कब? जब दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री, रिजल्टेंट इधर किधर कितने एंगल पे। थोड़ा पहले फॉर्मूला निकाले कि tan अल्फा एंगल बताएगा रिजल्टेंट का, ए कैसा आ रहा था b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, जहां से b भी 1 a भी 1 सब 1 एंगल 120 डिग्री। साइन 120 √3/2 होता है, cos 120 -1/2 होता है। 1 - 1/2 1/2 में 2 से 2 कट जाएगा, tan अल्फा बराबर √3, जो अल्फा आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कि रिजल्टेंट यहां से 60 डिग्री इधर होगा, विच दोनों का वैल्यू 1 1 में। जगह थोड़ा सा कम था। ये बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, ए वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड 1, रिजल्टेंट इधर जा रहा था, 1 मिल रहा था जब दोनों के बीच 120 डिग्री। यहां से कितना एंगल, तो वो एंगल कितना आ रहा था 60 डिग्री। ध्यान दे थोड़ा सा। अच्छा, दो वेक्टर का सम का मतलब समझता है। तो ए इधर अब बी इधर, रिजल्टेंट का मतलब था कि दोनों को मिला के एक साथ सोच रहे हैं। दोनों को मिला के एक साथ सोचने का मतलब एक पहलवान आदमी इधर खींच रहा है और एक पहलवान आदमी इधर खींच रहा है, तो मिला जुला के किधर जाएगा? बीच में कहीं जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा अगर दोनों बराबर हो। जितने ताकत से पहला आदमी खींचे उतना ही आदमी ताकत से दूसरा वाला खींचे, तो रिजल्टेंट किधर चला जाएगा? बीचों बीच, कहीं इधर चला जाएगा। ए और बी बराबर था, रिजल्टेंट बीचों बीच इधर से भी 60 डिग्री, इधर से भी निकालेगा तो 60 डिग्री, यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्शन कि रिजल्टेंट जो इधर जा रहा है वो किधर जा रहा है, कितने एंगल पे जा रहा है। तो जैसा जरूरत पड़े उस तरह से निकाल सकते हैं। इसको पहले नोट कीजिए थोड़ा सा। तो यहां पे अगर और एग्जाम्पल, अगर उस वेक्टर के एडिशन पे बात करें, बोल रहा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर मान ले रहे हैं ए और बी, दोनों के बीच कुछ एंगल होगा, वेक्टर है अलग अलग डायरेक्शन में होगा, कुछ एंगल होगा। हाँ, वो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है कि ए और बी जो दो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का सम, ध्यान रखो थोड़ा सा, दिया है मैग्नीट्यूड उस ए वेक्टर उस बी वेक्टर का सम नहीं, मैग्नीट्यूड का सम, दैट इज ए प्लस बी विच गिवन एज 18।
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है a प्लस बी। इसका मैग्नीट्यूड दिया है, पढ़े हैं कि मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड इतना होता है जो कि दिया है 12। जरूरत पड़े तो इसके रूट को हटा के लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर 12 स्क्वायर। ये दोनों दिया है कि ए और बी दो वेक्टर, दोनों का सम नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड का सम, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद सम, और दोनों का सम का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस तरह से दिया है। पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, उस दो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड मेरे को चाहिए कब, जब एक और कंडीशन दिया कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ऑल्सो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। याद कीजिए, पढ़े हैं कि ए और बी दो वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड मान के अगर पैरेललोग्राम बनाए तो रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा। बोल रहा है कि दोनों में से जो छोटा वाला है, जो रिजल्टेंट है, छोटे वाले से कितने एंगल पे, बोल रहा है रिजल्टेंट छोटा वाला, मान ले रहे ए छोटा है, रिजल्टेंट छोटा वाला ए वाला से परपेंडिकुलर। याद कीजिए रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, ऑल्सो एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ अ स्मॉलर वेक्टर, अगर स्मॉलर वेक्टर वाला ए अगर माने तो रिजल्टेंट ए के साथ, याद कीजिए अभी थोड़ा पहले फॉर्मूला लिखे थे कि रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, तो बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर पहले निकाले रिजल्टेंट ए के साथ निकालने में बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। बोल रहा है रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर। tan 90 कितना होता है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है कि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री इन्फिनिटी। कोई चीज इन्फिनिटी कब होगा तो ध्यान दीजिए, ऊपर में चाहे कितना भी हो, नीचे में अगर जीरो है तो इट इज इन्फिनिटी। मतलब अगर एंगल 90 दिया है, tan 90 इंफिनिटी होता है, ये इंफिनिटी तब होगा जब ये इंफिनिटी तब होगा जब ऊपर में चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं बता सकता है, नीचे में बात क्लियर है कि a प्लस बी कॉस थीटा 0 होना चाहिए। ऊपर में क्या है, कुछ भी रह उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे में 0 होगा तब इसको इंफिनिटी। मतलब अगर ये इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी तभी होगा जब इसका वैल्यू 0 होगा, ऊपर में कुछ भी हो सकता। मतलब मिला जुला के 3 कंडीशन दिया था, 3 इक्वेशन लिखे हैं, जिसमें से ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, एक और अननोन थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। जो पूछा नहीं है, पूछता तो भी निकाल सकते थे। आपके पास 3 इक्वेशन, 3 अननोन ए बी और थीटा, जिसमें हमसे ए और बी पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो पहले थीटा को हटा लीजिए। इसमें खाली ए और बी है, इसमें थीटा वाला है। अगर इस दोनों से अगर रिलेट करें फ्रॉम 2 and 3, अब चाहे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, इस b cos थीटा को हटा के माइनस ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, जिसको लिखिएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 144। या एक बार थोड़ा सा और लिख लीजिए, इसको b प्लस ए इंटू बी माइनस ए लिख सकते हैं, जहां से b माइनस ए बराबर कीजिएगा
144 बराबर b प्लस ए, जो कि क्वेश्चन में दिया था b प्लस ए, दैट इज a प्लस b बराबर 18, यह आ जाएगा 8। अब आपके पास दो इक्वेशन, a प्लस बी बराबर 18 अब b माइनस ए बराबर 8, दो इक्वेशन, दो अननोन फ्रॉम 1 and 4। अब आपके पास रिलेट कर सकते हैं, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 प्लस 4 कीजिएगा तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट, 2b बराबर 8 प्लस 18 दैट इज 26, b बराबर 13 और b बराबर 13 तो a बराबर कितना, एक वेक्टर 5 मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर 13 मैग्नीट्यूड, तो कुछ इस तरह से। ऑल्सो अगर पूछता एंगल कितना बन रहा है तो cos थीटा बराबर माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, ए का वैल्यू माइनस ये 13 होगा, एंगल निकालेंगे नहीं तो लिखेंगे cos इनवर्स माइनस 5/13, एंगल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से लिखें। चलिए इसको नोट कीजिए।